गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? कौन सा वाली सर? हाँ मैं ठीक है, लगा दूंगा। हाँ ठीक है, लगा दूंगा सर। ओके ओके, ठीक है। यस सर, ओके। बाय सर। सारे बच्चे आ गए? इसमें 1 मिनट का वेट करूंगा। जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। सर इसको दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। तो आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ फिजिक्स का आज? मैसेज रिमूव। मैं ठीक हूँ, पांडे जी। बादल सनी, एग्जाम कैसे हुआ आपका फिजिक्स का? ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का रिवीजन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा पेपर जो बच्चों का रिव्यू है, मैक्सिमम बच्चों का, उसके आधार पे फिजिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी था कंपैरेटिवली। अब फिजिक्स का पेपर चाहे जैसा भी गया हो, किसी बच्चे का बहुत अच्छा गया हो या मॉडरेट गया हो या किसी के कुछ क्वेश्चंस छूट गए हो, कोई बात नहीं। जिसका पेपर जैसा भी हुआ, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। अब आप केमिस्ट्री के पेपर पे फोकस करिए। और अब हम फोकस करते हैं केमिस्ट्री के पेपर पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास, मैं इस जो फाइनल कॉल नाम की सीरीज है, इसमें 10 के 10 चैप्टर आपको कराऊंगा। कुछ चैप्टर आज हम 2 चैप्टर करेंगे, कल हम 2 या 4 चैप्टर करेंगे, देखेंगे। और मैं एक फाइनल रिवीजन कराऊंगा। पहली बात, मैं इस क्लास में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, एक न्यू कमर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। हालांकि अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप इस क्लास के आधार पे सब कुछ कर सकते हो। मैं इस क्लास में मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, केमिस्ट्री का पेपर, ये 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स के पेपर में से 70 मार्क्स की थ्योरी है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप कर चुके हो, 70 मार्क्स की थ्योरी है। आप जानते हैं
और इसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 ब्रांचेस है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए। देखिए, जैसे कि आप लोग मैक्सिमम जो बच्चे हुए होंगे, जिन लोगों ने फिजिक्स का पेपर आज दिया हुआ है, वो थके हुए होंगे। आज हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम हल्के चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल आप लोगों ने क्या किया होगा, काफी मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, और आज आप एग्जाम देके आए होंगे। कई बच्चों का सेंटर घर से काफी दूर होगा, थके हुए होंगे। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हम छोटे चैप्टर करेंगे और हल्के चैप्टर करेंगे। कल का जो दिन होगा, उसमें हम बड़े चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। पहला है सोल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 4th चैप्टर है, नाम है डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 6th जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास पहला है हेलो एल्केन्स, और हेलो एरेन्स। नेक्स्ट है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड प्लस कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट है अमाइन, और लास्ट है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि हमारे पास आज एग्जाम था हमारा फिजिक्स का, आज हम कोशिश करेंगे टफ नहीं, आसान क्वेश्चन को, आसान या छोटे चैप्टर्स को करने की। आज मैं आपको कराऊंगा अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर। जब तक ये 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, हम घर नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे कल का हमारा जो दिन रहेगा, मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटेजी या मेरा जो एडवाइस आप लोगों के लिए है, वो ये है कि एक तरफ आपको करना चाहिए सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे आपको करना चाहिए अमाइन, सेकंड नंबर पे आपको करना चाहिए बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको करना चाहिए कल से सोल्यूशन। तो मेरा मानना यह है कि कल आपको सोल्यूशन का, जितने भी पहले आप क्या करिए, बुक के नोट्स को पढ़िए, फिर आप न्यूमेरिकल करिए और फिर पीवाईक्यूज करिए। अब एक दिन में अगर हमने सोल्यूशन कर लिया, तो सोल्यूशन के क्वेश्चंस काफी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आपको करने में लिखना भी पड़ेगा। एक चैप्टर आप ऐसा करिए जिसमें लिखने का ज्यादा हो, न्यूमेरिक पोर्शन ज्यादा हो। दूसरा चैप्टर आप इसके साथ हल्का रख सकते हैं, और उसका नाम है डीएफ ब्लॉक। तो 4th नंबर का चैप्टर आप इसको रखिए। इससे क्या हो जाएगा कि एक में आपको रिटर्न में टाइम मिलेगा, डीएफ ब्लॉक ज्यादातर पढ़ने का है, इसमें लिखने का बहुत कम है। तो आप पढ़ करके क्या कर सकते हो, उसको जल्दी कवर हो जाएगा। इस तरह से एक साथ आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना चाहिए, इधर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, 5वें नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लीजिए, और केमिकल काइनेटिक्स के साथ
फिर आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़िए 6th नंबर पे। इसके बाद 7th नंबर पे क्या करना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़िए। जब 7th, कई बच्चों का दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं नहीं हम तो पहले फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका ऑर्गेनिक वीक होगा। किसी बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही वीक है, उसके लिए ये तरीका ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इन तीनों चैप्टर्स को करेंगे तो एक साथ आप मैक्सिमम चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे। कम टाइम में मैक्सिमम चैप्टर को यूटिलाइज करना है तो उसका तरीका ये सबसे अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 7th नंबर का चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स होना चाहिए। फिर आप इन 3 चैप्टर्स को उठाइए, क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के बिना अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो सारे चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको रिवीजन करना है। इसके बाद लगातार कोई भी 3 चैप्टर आप उठाइए। अगर आपने 8 नंबर पे इसको उठाया तो उसके बाद 9th नंबर पे आप इसको कर लीजिए, और 10th नंबर पे आप इसको कर सकते हैं। इन तीनों को जैसा मर्जी वैसे सीक्वेंस में एज पर योर इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक है अमाइन और दूसरा है बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमाइंस की। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पहले करा दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पेपर इजी था, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए, पढ़ा दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अमाइंस की। सबसे पहली चीज, अमाइंस है क्या, मैं एक एक चीज को पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का कोई भी चैप्टर आपके पास होगा, इसमें पहली जो चीज है आपके सामने वो आनी चाहिए इंट्रोडक्शन। पहला आपको इंट्रो के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, इस चैप्टर की मतलब ये जो टॉपिक होगा उसका एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आपको फिजिकल केमिस्ट्री पता होनी, फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हर टॉपिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइंस की। फिर आपको पता होनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइन, ये सब कुछ। इन सब में पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर एमओपी पढ़ना है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर यूजेस पढ़ना है, बस। इन पांचों फ्रेम के अंदर ही पूरी ऑर्गेनिक चलेगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहली चीज, अमाइन है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अमाइन होता क्या है, देखो, आपके पास है अमोनिया, आप सब जानते हो, ये हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन
3 हाइड्रोजन और ये इसके ऊपर लोन पेयर है। मैं अगेन फिर बोल रहा हूं, ये जो सीरीज है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं इस पर सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर फोकस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉपिक्स कवर कराऊंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन और बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड ही ये क्लास होगी। तो चलिए अब हम बताते हैं अमोनिया, जिसमें जिसका फॉर्मूला है NH3। अब मान लिया कि अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया। कैसे? मान लो हमारे पास ये अमोनिया है और इस अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और उसके प्लेस पे क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अमाइन। अगर आपने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये भी क्या है? अमाइन है। और अगर आपने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एल्काइल ग्रुप के द्वारा या एराइल ग्रुप के द्वारा, इसको भी अमाइन बोलते हैं। अगर अमोनिया का केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एल्काइल ग्रुप के द्वारा या एराइल ग्रुप के द्वारा तो इसको 1 डिग्री अमाइन बोलना है। अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगी तो इससे 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे, और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो टर्शरी अमाइन बोलेंगे। यहां पे एल्कोहल या हेलो एल्केन की तरह नहीं होता कि अल्फा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगना है कि नाइट्रोजन पर कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है 1 डिग्री, दो अटैच है 2 डिग्री, तीन अटैच है तो 3 डिग्री। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज अमाइन, अमाइन क्या होगा? अमाइन का मतलब हुआ द कंपाउंड्स which are formed by replacing hydrogen of ammonia by एल्काइल और एराइल ग्रुप। एल्काइल और एराइल ग्रुप, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे CH3NH2, जैसे CH3, या फिर CH3, CH3। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये है अमाइन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन? इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले है प्राइमरी अमाइन, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? इसके लिए यूज होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट किस लिए यूज होता है, तो आप आंसर क्या देंगे? टू डिस्टिंग्विश अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस पता करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा? आंसर है कौन सा रिएजेंट यूज होगा? हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, फॉर्मूला क्या होता है? ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसका क्या फॉर्मूला है? इसका केमिकल नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और क्या फॉर्मूला है? यह है बेंजीन सल्फोनिल SO2, और यह है क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये मैं बता चुका हूं। अब अमाइंस के कितने टाइप हैं? तो अमाइंस का एक तो डिग्री के आधार पर टाइप है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन चेन अटैच्ड टू अमोनिया। तो नंबर 1 है, उसका नाम है एल्काइल अमाइन, नाम है एल्काइल अमाइन। और दूसरा है, उसका नाम है एराइल अमाइन। पहला है, उसका नाम है एल्काइल अमाइन, और दूसरा है, उसका नाम है एराइल अमाइन। आप लोग एक काम करिए, 5 मिनट रुक जाइए कमेंट्स के लिए, है ना? क्योंकि मैं यहां पढ़ाऊंगा तो मैं वहां फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मैं समय दूंगा, जिसको जो जो डाउट्स होंगे वो पूछ लीजिएगा। बस आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है, तो चलिए, एल्काइल अमाइन क्या होता है? एल्काइल अमाइन का मतलब है जिसमें कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, जैसे CH3NH2 हो सकता है, भाई एल्काइल ग्रुप अटैच है। जैसे CH3CH2NH2 हो सकता है, जैसे CH3NCH3H ऐसा हो सकता है। तो ये 1 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री हो गए, ये 2 डिग्री हो गए। आप इस H को हटाइए, यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई सा भी हो सकता है, और ये एल्काइल अमाइन है। अब रही एराइल अमाइन की। एराइल अमाइन कैसा होगा? एराइल अमाइन ऐसा होगा।
ये बेंजीन रिंग है और इस पे NH2 ग्रुप अटैच है। ये क्या है? एराइल अमाइन है। जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, देन द अमाइन विल बी कॉल्ड एराइल अमाइन। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये एराइल अमाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लास 12 के लिए। और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। बेंजीन पर बहुत बार आपको पूछा जाएगा एनिलीन क्या है। एनिलीन की बहुत सारी रिएक्शंस भी आपके सिलेबस में है, अभी मैं कराऊंगा। मैं चाहता तो पावर पॉइंट स्लाइड्स भी लेके आ सकता था, वो बड़ा इजी लगता है, बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगता है, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पावर पॉइंट स्लाइड लेके आ जाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि सर को याद तो है नहीं, पावर पॉइंट स्लाइड से दिखा दिखा देख देख के करते रहो, वो बड़ा इजी लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ पूरा चैप्टर आपके सामने लिख के दिखाऊंगा, और मुझे याद हो सकता है तो मेरे से ज्यादा तेज तो तुम हो, बहुत आराम से कर सकते हो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी आसानी से हो जाएगा, और बहुत आसान शब्दों में कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैंने क्या बोला? एनिलीन क्या है? बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा दो, इसका नाम है एनिलीन। यही है एरोमेटिक हैलाइड। और भी है, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक अमाइन करना है तो आपके पास ये भी एरोमेटिक अमाइन हो सकता है। देखो, ये है बेंजीन, ये रहा N, ये है H, यहां फिर से क्या लगा दो? ये बन गया। बहुत इजी है। मेरा मन कर रहा है इस H को भी हटा दूं तो भी क्या हो जाएगा? एराइल अमाइन हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ अमाइन में करा चुका हूं। टाइप्स ऑफ अमाइन अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने सिर्फ ये बताया कि अमाइन क्या होता है। मैंने शुरुआत जो की थी वो आपके सामने अमोनिया से की थी। अमोनिया क्या है आप जानते हैं? अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक बेसिक कंपाउंड है। अमोनिया का मतलब है NH3। ये क्लास लंबी चलेगी, आधा घंटा 1 घंटे की नहीं है, है ना? क्लास लंबी चलेगी, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे तो चलेगी चलेगी। तो अब क्या है? अमोनिया, हाइड्रोजन को हटाइए, एल्काइल ग्रुप लगाइए, जैसे एल्काइल अटैच्ड, अमाइन बन गया। एक एल्काइल ग्रुप लगाओगे 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप लगाओगे 2 डिग्री, तीन एल्काइल ग्रुप लगाओगे 3 डिग्री। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ चैप्टर बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं इस चैप्टर में सारे मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्जन। मैकेनिज्म नहीं करोगे काम नहीं हो पाएगा, है ना? तो मैं आपको वही मैकेनिज्म बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं सीधे रिएक्शंस करा दूंगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इस चैप्टर में, नंबर 1 है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या फ्रॉम अमोनिलिसिस। अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कैसे होगा? मान लिया हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिएक्शन के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखते होंगे। इंग्लिश में स्टेटमेंट पूरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिक के अंदर केवल केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, काम चल जाएगा। स्टेटमेंट का मतलब ही सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो केमिकल इक्वेशन होता है, तो केवल केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, काम चल जाएगा। इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो RCl मान लिया ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कर लीजिए अमोनिया के साथ में। तो जैसे आप रिएक्शन कराएंगे, H और Cl, HCl अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा RNH2। डी जो ये अमाइन है, ये दोबारा से अगर मान लिया सपोज इसकी मैं फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। अब अगर इस 1 डिग्री अमाइन को दोबारा ले लीजिए, इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन
मैं फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ कराता हूं। मान लिया कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा, H और Cl, HCl, और क्या बन जाएगा, R, NH, और ये क्या बनेगा, R डैश। अगर हम और आगे बढ़ेंगे, RCl, तो क्या होगा, HCl अलग हो जाएगा, R, R डैश, R। यह 3 डिग्री अमाइन, टर्शरी अमाइन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से पहला मेथड मैंने आपको बता दिया। इसका तरीका कैसा है मैं आपको समझा देता हूं, तो ये रिएक्शन हुई कैसे। ये रिएक्शन ऐसे हुई, सपोज हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, RCl है, इधर हमारे पास अमोनिया है। तो आप जानते हैं कि कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहां पे Cl इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये है अमोनिया, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। जैसे ही एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, यहां से हेलोजन बाहर, तो क्या बनेगा, R, यह है NH3, और यह है पॉजिटिव चार्ज, यहां से Cl बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है, इट विल एक्ट एज अ बेस एंड अटैक ऑन प्रोटॉन। जैसे ही अटैक करेगा, यहां से ये बाहर, क्या बनेगा, RNH2। इस तरह से प्राइमरी अमाइन बनेगा। सेम मेथड दोबारा से कोई एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, तो यहां से नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर देगा एल्काइल ग्रुप पर, Cl फिर बाहर हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। फिर ऐसे ही टर्शरी अमाइन भी बनेगा। तो ये तरीका है प्राइमरी अमाइन बनने का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले ऑनलाइन आ रहे हैं, फिर ऑफलाइन जा रहे हैं, फिर ऑनलाइन आ रहे हैं, फिर ऑफलाइन जा रहे हैं। इससे काम नहीं चल पाएगा, जब तक आप कंप्लीट एक एक चीज नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं अगले 1-1.5 घंटे में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए कॉन्टिन्यूसली आपको बैठना पड़ेगा, है ना। सेटिंग पावर आप लोग की नहीं है, अगर बैठ नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए। 1 मिनट का समय है आपके पास, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। राजीव बेटा, क्लास में रहा करो। हाइपर किड, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, मैं क्या बोल रहा था आज ही, देखो सुनो, बहुत इजी है, मैंने कुछ नहीं बताया अब तक। मैंने सिंपल से बताया कि अमाइन होता क्या है,
अमाइन का मतलब है कि जब एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के द्वारा कोई अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 अलग अलग प्रकार के अमाइंस होते हैं। मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए: इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन। हमने शुरू किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 5 मेथड्स आपके सिलेबस में है। पहला मेथड मैंने आपको बताया, अमोनियलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें कुछ नहीं है, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाइए और अमाइन को बनाइए। कुछ नहीं है, अमोनिया ये है, H और Cl, HCl अलग, NH2 यहां लग जाएगा, ये बन गया। इसकी दोबारा से रिएक्शन कराओ एल्काइल हैलाइड के साथ, H और Cl फिर बाहर, ये बन जाएगा। फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओ, H और Cl फिर बाहर, और ये बन जाएगा। इसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, वो अभी जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म करने का तरीका क्या होता है, एल्काइल हैलाइड कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपैरेटिवली कार्बन से ज्यादा होती है। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, अमोनिया कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर पॉजिटिव, जो लेगा उस पर नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा उस पर कुछ नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H हो गया। नाउ नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, तो इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया। हाइड्रोजन पर डेफिशिएंसी पड़ गई है, Cl नेगेटिव से अटैक करेगा और ये बन गया। आपके पास 5 एमओपीज हैं, एक खत्म, 4 बच गए। चलिए नेक्स्ट, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये एग्जाम में मिलेगा तुम्हें, देख लेना। 2026 लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें इसमें, 2026 ये एग्जाम में पेपर में रखा हुआ मिलेगा। अभी बता रहा हूं, पहले एडवांस में। चलिए, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है क्या, इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, फिर हम गैब्रियल थैलेमाइड पे चलेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बेंजीन। तो ये तो पढ़ चुके हो आप लोग पूरी साल भर, यही हमने किया, बेंजीन पढ़ लिया। इस बेंजीन पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, तो ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर अगर हमने कार्बोक्सिलिक लगाया तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक और दूसरे पर भी कार्बोक्सिलिक, दो सक्सेसिव कार्बन पर 1 और 2 दोनों पर कार्बोक्सिलिक अगर हम लगाएंगे तो उसका नाम है थैलिक एसिड। ये है थैलिक एसिड। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, बेटा इतना श्योर होकर के ये 2026 में आएगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर पर रखी हुई मिलेगी, मैं पहला क्वेश्चन ही बता रहा हूं। थैलिक एसिड ये है। अब जब आपके पास ये आ गया, थैलिक एसिड से थैलेमाइड बनाना है। एमाइड और एसिड क्या डिफरेंस है, अमाइड का मतलब क्या हुआ और अमाइन का मतलब क्या हुआ। अमाइन का मतलब हुआ RNH2, ये है अमाइन। कोई आपसे पूछे अमाइड क्या है, तो इनके बीच में कार्बोनिल कार्बन आएगा, RCONH2, ये अमाइड है। थैलिक एसिड का अमाइड क्या बनेगा, वो कैसे बनाएंगे। थैलिक एसिड तो मैंने बता दिया, यह है बेंजोइक एसिड, यह है थैलिक एसिड। इसका अमाइड बनाना है, देखो कैसे बनेगा। ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
ठीक है ना। अब यहां क्या है, NH, एक वैलेंसी अटैच होगी इधर और एक वैलेंसी अटैच होगी इधर। आप जानते हैं कि CONH2, CONH2 ये अमाइड होता है, CONH2 ये भी अमाइड होता है, लेकिन दोनों को एक साथ हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा थैलेमाइड। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होता क्या है। चलिए, ये हमारे पास सबसे पहले थैलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। थैलिक एसिड, सॉरी थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड है। इसकी रिएक्शन कराओ KOH से, ये रिएक्शन है KOH से। जब KOH के साथ रिएक्शन होगी तो ये रहा H, ये है OH, बन गया वाटर, ये है वाटर। अब H और OH वाटर बन गया, NK, बहुत इजी है यहां तक। अब इसकी रिएक्शन कराइए एल्काइल हैलाइड से। जो भी अमाइन आपको बनाना है उसका हैलाइड पकड़ लो। मिथेनामाइन बनाना है, मिथाइल क्लोराइड पकड़ लीजिए। इथेनामाइन बनाना है, इथाइल क्लोराइड पकड़ लीजिए। मैं आर लिख देता हूं, ये है आर और ये है हेलोजन। कुछ नहीं है, यहां से पोटेशियम, यहां से हेलोजन बाहर निकलेगा, KCl बाहर चला गया। जैसे ही KCl बाहर लगेगा आर यहां चला जाएगा, बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाम है NR। इसके बाद इसकी रिएक्शन ये हमारे पास आ गया, अगले पेज में लिख लेते हैं। ये बन गया हमारे पास CO, CO, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं दोबारा बता दूंगा। ये है, अब रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा ये कि ये RN और ये 2H, ये बना देगा RNH2, ये है अमाइन। ये मैकेनिज्म नहीं है इसकी, ये नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूं याद करने का। प्लस ONA, ONA, आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, तो ONA एक जगह चिपकाओ, दूसरा ONA दूसरी जगह चिपकाओ, ये है बेंजीन। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA, ONA, इसका नाम है सोडियम थैलेट, और ये हमारे पास क्या बन गया, अमाइन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन। खास बात क्या है, खास बात कि दिस मेथड इज यूज्ड, ध्यान से सुन लो, और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। गैब्रियल थैलेमाइड का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म ओनली 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन ओनली। ये बात ध्यान रखना, केवल
1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन इससे होता है, बाकी नहीं। बहुत आसान है, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है, 5 में से 2 हम कर चुके हैं। पहला कौन सा था? पहला था फ्रॉम अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और दूसरा था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। जिसको नहीं समझ में आया आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछो। इसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हम 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर चुके हैं। पहला है अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और दूसरा है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब तीसरा जो हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे होगा? हमारे पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड होगा, अगर उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। आप टिन ले लीजिए, टिन NaCl, चाहे आप निकल ले लीजिए, चाहे आप पैलेडियम ले लीजिए, तो कोई से भी रिएक्शन ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड को अगर हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन, तो अगर आप कोई सा भी एजेंट लो, चाहे पैलेडियम लीजिए चाहे निकल लीजिए, लेकिन अगर हाइड्रोजन का एडिशन करना होगा, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ पानी, दूसरे 2 हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन के साथ पानी, तीसरे 2 हाइड्रोजन सीधे यहां अटैच हो जाएंगे और बनेगा RNH2। आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लिया हमारे पास है CH3NO2, रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? CH3NH2। सपोज हमारे पास इस तरह से नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एनिलीन। बहुत इजी है। इस तरह से हमारे पास तीसरा मेथड भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ मेथड हमारे पास आएगा। फोर्थ मेथड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स।
ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है। ये हमारे पास नाइट्राइल है और इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे, ये हमारे पास नाइट्राइल है और इस नाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन करने से क्या बनेगा? देखो, आप अगेन हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, 2H यहां लगेंगे और 2H यहां लग जाएंगे, बनेगा RCH2NH2। जैसे मान लिया हमारे पास है CH3CN रिडक्शन, तो क्या बनेगा? CH3CH2NH2, कोई सा भी हो। इस तरह से है। कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाओ, सपोज LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके सामने है और रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई हो, तो उस केस में क्या सॉल्व करोगे? सिंपल, जैसा है वैसी बना दो, जैसी बॉडी बनी हुई बिल्कुल वैसी कर दो, सिर्फ यहां क्या लगेगा? CH2NH2। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है क्या? हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना। NaOH प्लस ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन कराओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना। अगेन देखो कैसे, हमारे पास है RCONH2, कहीं पे आपको ये रखा हुआ मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन, कुछ मत करो, CO को गायब कर दो, NH2 अटैच कर दो। बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने? CH3। देखो, इस वाले केस में आपके पास तीन तरह से इसका यूज होगा। पहला, या तो आपको क्लियर लिख दिया जाएगा कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस और नाम होगा हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, सिंपल इक्वेशन लिख दो, काम खत्म। दूसरा, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में रिएक्टेंट दिया होगा, रिएजेंट दिया होगा, प्रोडक्ट आपको लिखना होगा। तीसरा तरीका यह होगा कि ये कन्वर्जन में यूज होगा, और बहुत हद चांस है कि कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इसका यूज कन्वर्जन में या नेम रिएक्शन में आएगा। कन्वर्जन पेपर के बाद, जब पेपर हो जाएगा फिर मुझे बताना, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद बताना कि जो जो प्रोडक्शन मैंने की है आज के पेपर में वो कितना मैच करेगा। मैं जो 3 या 4 एपिसोड्स में इसको कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट सिलेबस को, फिर आप बताना कि जो प्रोडक्शन मैंने की है वो पेपर से कितना मैच कर रही है। कन्वर्जन में यूज होगा इस रिएक्शन का, कंफर्म मैं बता रहा हूं आप लोग को। कन्वर्जन इधर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ पजल, कुछ भी हो सकता है। CH3CONH2,
CH3CONH2 रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, CO गायब कर दो और बन गया CH3NH2। बहुत सिंपल है। CONH2 रिएक्शन करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, ये पहले आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले आएगा, ब्रोमीन बाद में आएगा। तो क्या होगा, CO हटा दो और सीधे NH2 लग जाएगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, अब की बात 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो रहा है। खास बात क्या है, ये उन सभी कन्वर्जन में यूज होगा जहां एक कार्बन कम होगा, जैसे इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना, प्रोपाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना, इनडायरेक्टली बीच में यूज होगी। जैसे प्रोपाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बनाना, इथाइल से मिथाइल बनाना, ब्यूटाइल से प्रोपाइल बनाना, जब भी एक कार्बन को कम करना होगा उस केस में हमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड यूज करनी है। खास बात बता रहा हूं मैं, कन्वर्जन क्या हेल्प है इसमें, है ना। खास बात क्या है, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन is used to decrease one carbon atom. Hofmann bromoamide reaction is used to decrease one carbon atom. ये है। मोहित शयान, मोहम्मद शयान, हाँ शयान मैंने देख लिया तुम्हें, कैसे हो। यस यस यस, मिस्टर मोहम्मद शयान, पहचान लिया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अमाइन का। अब हम बात करेंगे अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। मैं पढ़ा रहा हूं ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जितने भी अमाइंस हैं इन पर फिशी ओडर यानी मछली जैसी स्मेल आती है। आपने फिश की शॉप में कहीं गए होंगे या मछली बाजार में कहीं गए होंगे जहां फिश मंडी लगी हुई होती है, तो मछली से एक खास तरह की स्मेल आती है, वो स्मेल अमाइन से भी आती है। इट हैज, इट कंटेन्स इट कंटेन्स फिशी ओडर। ये पहली चीज है। दूसरा, जो अमाइंस हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। जनरली 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस
form hydrogen bond 1 degree and 2 degree जनरली। क्या ये पानी में सॉल्युबल है? लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल, lower members of 1 degree and 2 degree amines are soluble। क्यों? as they form hydrogen bond, they form hydrogen bond। इस प्रकार से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस समाप्त हो गया। सॉरी, अभी मैंने इसमें अभी बताया आपको 3 प्रॉपर्टी, अभी चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वो है बेसिक कैरेक्टर। फोर्थ पॉइंट है वो है बेसिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, मैं बता रहा हूं। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं जो कुछ भी बताऊंगा ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? सबसे पहली चीज हम बात करेंगे बेस क्या है। कोई आपसे पूछे बेस क्या है तो आप बताओगे बेस का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो प्रोटॉन पर अटैक करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेस किसको बोलेंगे? वो सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो प्रोटॉन पर अटैक करेगा उसको हम बेस बोलेंगे। कि दो तरह का होगा, बेस दो तरह के होंगे, ये जीओसी में हम पढ़ते हैं, कई बच्चों ने जीओसी नहीं पढ़ा होगा। तो नंबर 1 है न्यूट्रल, ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब कभी कभी क्या होता है, हम H2O को, जैसे अमोनिया है, अमोनिया एज अ बेस यूज होता है, जैसे हमारे पास कभी कभी H2O भी एज अ बेस यूज होता है। नेगेटिव, भाई इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो नेगेटिव होगा, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और भी है बहुत सारे, H नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब क्या होंगे? ये चीजें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं 2026। इस पूरी वीडियो को देख लेना, जहां जहां मैंने प्रिडिक्शन की है, जिस दिन एग्जामिनेशन होगा पेपर लेके मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। बैट लगा रहा हूं मैं एकदम, ओपन चैलेंज। हाँ आतिफ मियाँ, देख लिया मैंने। हो गई इफ्तारी आप लोगों की? चलो आगे देखते हैं बेटा, बेसिक कैरेक्टर पहचानना कैसे है वो सुनो।
मैंने ये आपको बता दिया। अब हमारे पास है अमोनिया, बेस कौन है? बेस कौन है? तो बेस है, बेस का ये अमोनिया बेस क्यों है? क्योंकि अमोनिया के पास है लोन पेयर, और लोन पेयर बाहर भागना चाहता है। लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। किसको डोनेट करेगा? H+ को डोनेट करेगा। नाउ व्हाई इज द अमोनिया बेस? बिकॉज द लोन पेयर ऑफ अमोनिया इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन, दैट्स व्हाई इट इज बेस। अब अगर ये लोन पेयर जितना इजिली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, इसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना ये कम अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। यानी बेसिसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है? बेसिसिटी ये किस बात पर डिपेंड कर रही है? बेसिसिटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कितना इजीली डोनेशन होगा। पेपर इतना भी आसान नहीं आएगा केमिस्ट्री का। बेसिसिटी डिपेंड किस पे करेगी? टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। ये 11th में भी है वैसे। बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर, ये इस बात पे डिपेंड करेगी। अब देखो, हमारे पास पहला है अमोनिया, दूसरा केस है हमने मिथाइल ग्रुप लगाया तो CH3NH2, तीसरा केस है CH3N CH3, ये H है। चौथा केस है CH3N CH3 ये है अमोनिया, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। इसका भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर है, और इसके पास भी है। किसका लोन पेयर डोनेशन इजीली करेगा? किसका लोन पेयर करेगा? जहां पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे भाई, नाइट्रोजन खुद ही भिखारी होगा तो दूसरे को डोनेट थोड़ी कर पाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कब डोनेट कर पाएगा? जब नाइट्रोजन खुद अमीर होगा। और एक बात आपको जीओसी के अंदर पता होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो मैं ये इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूं, इस पे एक मिथाइल लगा है तो ये इन दोनों के बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धक्का मारेगा। अब जब नाइट्रोजन की तरफ धक्का मारेगा तो नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमीर। अगर अमीर होगा तो उसका डोनेशन का चांस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इसके। डोनेट तो ये भी करेगा, लेकिन इसके चांस और ज्यादा होंगे क्योंकि ये अमीर होगा। अच्छा, यहां देखो जरा, यहां पे क्या बन रहा है? यहां दो एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाइट्रोजन और ज्यादा अमीर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका डोनेशन का नेचर और ज्यादा होगा। और अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां तो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। जब 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसके लोन पेयर का डोनेशन और तेजी से होगा। यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ये वाला, फिर कम ये, कम, और ये सबसे कम। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं बात करता हूं इसकी, और यहां क्या है? लोन पेयर है। तो क्या इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा? आंसर है नहीं। क्या इसका ये लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर बेंजीन अपनी तरफ खींच लेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये तो यहां है ऐसे, ऐसे।
अब जब बेंजीन ने इसका लोन पेयर अपनी तरफ खींच लिया, क्या ये एनिलीन का जो नाइट्रोजन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसका डोनेशन तो है ही नहीं, डोनेशन नहीं है तो क्या होगा? बेसिसिटी नहीं है। तो बेसिस मतलब है बेसिसिटी पर कम है, बहुत ही कम है, अमोनिया से भी कम है। तो लिहाजा बेसिसिटी का ऑर्डर ऐसा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला कम, अमोनिया उससे भी कम, एनिलीन उससे भी कम। बेसिसिटी का ऑर्डर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ इसके अलावा यहीं पे क्वेश्चन क्या बनेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आएंगे अरेंज करने के लिए, एक बेसिसिटी के आधार पे करेंगे। अब सुनो, जितनी बेसिसिटी ज्यादा, बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? बेसिसिटी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यानी कि अगर OH नेगेटिव के इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, बेसिसिटी वाला ऑर्डर लगा दो, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं H आयन कॉन्सेंट्रेशन की, H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम होगा। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये समझ में आ गया? यानी बेसिसिटी का आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो मैंने आपको सिखा दिया। जैसा बेसिसिटी का होगा उस उल्टा H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसा बेसिसिटी होगा उसी का उल्टा एसिडिटी होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक तो तरीका यह है याद करने का। दूसरा, आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि बेसिसिटी, अगर मैं पूछूं केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसा बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वैसे ही केबी का ऑर्डर होगा, जैसा बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वैसे ही केबी का ऑर्डर होगा। पीकेबी उसका उल्टा होगा। क्या कह रहे हैं? केबी पीकेबी क्या है? क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट की 11th खत्म होगी, मैं जानता हूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, देखो याद तो करना पड़ेगा, है ना? तो 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी का तो केबी का डायरेक्टली है, लेकिन पीकेबी इसका उल्टा है। क्यों? जिसको नहीं पता बता देता हूं। बिकॉज पीकेबी क्या है? दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी, इसलिए उल्टा है। और जैसा केबी होगा, के ए तो उसका उल्टा होगा, के ए उसका उल्टा होगा। और इस के ए का उल्टा कौन चलता है? पीके, क्योंकि जैसे केबी का उल्टा पीके भी चलेगा, के ए का उल्टा पीके भी चलेगा, पीके चलेगा। ये पीके बेसिसिटी को डायरेक्टली फॉलो करेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके पास 4 अमाइन हैं अलग अलग, और आपने उनका बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है, तो बेसिसिटी का आप लगा लीजिए। अगर मैंने बोला पीके का ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वट एवर, तो क्या करोगे? पीके की बेस, जैसा बेसिसिटी वैसा ही पीके, जैसा बेसिसिटी वैसा ही के भी। आप सिर्फ बेसिसिटी चेक कर लीजिए, ये सारे ऑर्डर्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में लिख के दिया है। बेसिक कैरेक्टर या इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिसके फॉर्म में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्मेट में या डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्मेट में, इस तरह से हम करेंगे। बस मुझे
30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अनुभव, क्या हाल है अनुभव? चलिए, हम और आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। सॉरी, एक चीज यहाँ पे बच गई है, उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। शायद बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया ना मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन, बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग करना इजी नहीं होगा, यानी उतने हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, नॉर्मली अगर अमाइन है उस केस में क्या होगा, 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का उससे कम। क्यों? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन केस सेकंड,
केस सेकेंड, अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक्वस सोल्यूशन है, इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइंस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइंस, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार पेपर में एक्वस सोल्यूशन आएगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइंस, इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन का ज्यादा होता है, 1 डिग्री का कम होता है, और 3 डिग्री का उससे कम होता है। तो आप याद कर लो 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3, इस तरह से आप याद कर लीजिए। सेकेंडरी अमाइन का ज्यादा होगा, 1 डिग्री का कम, 3 डिग्री का उससे कम। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ये हमारा समाप्त हुआ। अब तक हम एमओपी कर चुके हैं, और क्या कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। जिन लोगों को भी नींद आ गई कोई बात नहीं, इसे कल पूरी वीडियो देख लेना, मैं इसमें कंप्लीट करा के जाऊंगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं अमाइन का, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन अमाइन का नहीं जाएगा। कंप्लीट वीडियो देख लोगे, अमाइन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक मैंने एमओपी कराई, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वंस फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। 5 अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, दूसरा है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसके लिए मैंने कहा है कि एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, फिर बोल रहा हूं एग्जामिनेशन में आएगा, पेपर में मिलेगा आपको गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तीसरा है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स, फोर्थ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और पांचवा आपके सिलेबस में वो है हॉफमैन ब्रोमोइमाइड रिएक्शन, जिसके लिए मैंने कहा ये भी एग्जाम में आएगी। ये या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी या कन्वर्जन में इसका यूज हो रहा होगा, बट एग्जाम में जरूर आएगी। 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 मैंने कहा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मैं क्या बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट दो तरह से आ सकता है। डायरेक्टली अगर अमाइन के बारे में बात किया जाएगा तो 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का उससे कम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन अगर होगा तो सेकेंडरी अमाइन का ज्यादा होता है, 1 डिग्री कम, टर्शरी का उससे कम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा बेसिक कैरेक्टर, उसके तो मैं पूरे डिटेल एनालिसिस आपके सामने कर चुका हूं, वीडियो को रिवाइंड करिए और देख लीजिएगा। अब हम आज बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस की। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है हमारे पास, नंबर 1, पहला, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। चलिए कैसे होगा, सपोज हमारे पास RNH2 है और हमने एल्काइल हैलाइड सपोज मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, H और Cl, HCl बाहर, बाकी बचा हुआ, बाकी बचे हुए पे लगा दो RNH, और यह है मिथाइल। अगर सेकेंडरी अमाइन है, इसने रिएक्शन की सपोज CH3Cl से, तो क्या बनेगा, R N
आर डैश, यहां लग जाएगा CH3। सपोज हमारे पास टर्शरी अमाइन है, किसी भी तरह का टर्शरी अमाइन हो सकता है, इसकी रिएक्शन अगर हमें एल्काइल हैलाइड से करने को मिलेगा, ऐसे केस में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये रीजन तो यही होता है ना इसका, लोन पेयर एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो बनता क्या है, आर एन आर डैश आर डबल डैश CH3 यहां लग जाएगा, एन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो एन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव बाहर से रहेगा, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यह हमें पता होना चाहिए। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एसाइलेशन। पहले हमने क्या करा था, एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है एसाइलेशन, दूसरा है एसाइलेशन। अब देखो क्या होगा, अगर हमारे पास अमाइन है और इसकी एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत बार हमें अमाइड को कन्वर्जन में भी यूज करना पड़ता है, तो ये इनडायरेक्टली यूज होगी, बट आपको आपके सामने पता होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, RNH2, इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें R डैश COCl, R डैश COCl, इसके साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, HCl, HCl बाहर, बाकी बचा हुआ पोर्शन बाकी बचे हुए के साथ लगा दीजिए, R NH, ये तो एज इट इज रहा है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा, R डैश, इसका नाम है अमाइड, ये है अमाइड। सर नींद आ रही है, कौन है ये, नींद आ रही है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, देख लो, नींद आ रही तो सो जाओ, एग्जाम में भी सो जाना, है ना, नींद आ रही तो एग्जाम में भी सो जाना, कोई इश्यू नहीं है, यहां सोओगे तो एग्जाम में भी सोओगे, काम तो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट हो उस दिन चैन की नींद सो जाओ, अभी मत सो, बता रहा हूं मैं, अगर अभी तुम्हें सोना है तो रिजल्ट के दिन नींद नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम की। और तुम सोचो ना, मेरा तो हर साल बोर्ड एग्जाम होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास है, ये बना कैसे थोड़ा देख लीजिएगा, RNH2, इधर हमारे पास है एसाइल हैलाइड, मान लिया R डैश COCl,
तो होगा क्या, आप जानते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि आज की डेट तक तो आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ रखा होगा। आपको पता है कि कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इंतजार में है किसी अमीर रिएजेंट के, और वो हमारे पास नाइट्रोजन से बेहतर कौन मिलेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन यहां अटैक करेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन ने अटैक किया तो यहां कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा भाई पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन दिस सिग्मा बॉन्ड। क्यों है पाई बॉन्ड वीकर, क्यों होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो पी और पी का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, उसमें ओवरलैप्ड रीजन कम होता है कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के, इसलिए क्या है पाई बॉन्ड वीकर है कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के। तो अब हम बात करेंगे आगे, यहां पे क्या बनता है, आर एन एच एच। तुम में से कई तो कंबल के अंदर बैठ के पढ़ रहे होंगे, पता है मुझे, पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे कंबल के अंदर बैठ के, तो फिर कहोगे नींद आ रही है, नींद तो आनी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही ओ नेगेटिव आएगा, सीएल यहां से बाहर। क्यों भाई सीएल ही बाहर क्यों हुआ, आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीएल हैवी है, बेटर लिविंग ग्रुप है। हाँ पानी पी रहा हूं मैं, रीजन यही है। ठीक है, अच्छा इस एन ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, आर एन एच एच सी। अब ये O से इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आ गया तो डबल बॉन्ड, और यहां क्या है आर, सीएल नेगेटिव बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये सीएल नेगेटिव है इट विल अटैक ऑन एच, यहां से ये क्या बनेगा, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये है आर, क्या हो जाएगा इसका नाम, अमाइड। ये है अमाइड। इस तरह से बनेगा अमाइड, बहुत इजी है। तो हमारी दो केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो चुकी है, पहला है एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन, तीसरा है नाइट्रेशन, रिएक्शन विद नाइट्रो कंपाउंड्स, तीसरा है रिएक्शन विद नाइट्रो कंपाउंड्स यानी नाइट्रस एसिड। भैया बच्चों बढ़े आगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास नाइट्रस कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। राहुल पांडे अच्छा सर हैं तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड देखते हैं कैसे होगा। सपोज हमारे पास
अमाइन है, और इस अमाइन की रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड HNO2 यानी NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 और HCl के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। HNO2 का फॉर्मेशन होता है, यह है H और यह है NO2, बनेगा HNO2। ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन होती है। यहां पे ऑटो हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है, सीधे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, सीधे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है यहां पे। डाइजोनियम सॉल्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन वो इतना कम टाइम के लिए बनता है कि वो अनस्टेबल होता है, और सीधे हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पे बात हम करेंगे एनिलीन की, अगर मैं बात करूंगा एनिलीन की, और एनिलीन के साथ सेम रिएक्शन कराऊंगा, HNO2 NaNO2 प्लस HCl, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या इसमें बनता है? बनता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। इससे सीधे हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगा। इसमें हाइड्रोलिसिस बोलना पड़ेगा, अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया आगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो भैया स्टेबल है, और वो स्टेबल नहीं है, कारण रेजोनेंस। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्योंकि रेजोनेंस होगा तो वो स्टेबल होगा, सिंपल बात है। आसान है केमिस्ट्री, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन विद HNO2 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या है? हमारे पास अमाइन है, अमाइन का आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन। अमाइन का आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। ये है, याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। ये याद करने का तरीका, मैकेनिज्म नहीं है। ये है हमारे पास अमाइन, और इस अमाइन का रिएक्शन कर दीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ में। ये क्लोरोफॉर्म है और एल्कोहलिक KOH है। अगर मैं KOH के 3 मॉलिक्यूल ले लूं, तो क्या होगा? क्या होगा? KCl अलग हो जाएगा।
3 KCl अलग, HOH अलग, HOH, HOH, 3H2O अलग, और 3H2O अलग, तो बनेगा R N ट्रिपल बॉन्ड C। ये है आइसोसाइनाइड, और इसकी ना बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, इसके लिए लिखा जाता है अनप्लीजेंट ओडर, अनप्लीजेंट ओडर। अनप्लीजेंट ओडर, ये है। एन ने एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी एक्स्ट्रा, तो पॉजिटिव, कार्बन की एक वैलेंसी कम, तो नेगेटिव, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस इज आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन समाप्त हुआ। क्लास 11th और क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये 4 अमाइन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइन की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, जिसमें से कार्बिल अमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा यहां तक का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। अब हम बात करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट्स, हालांकि ये चैप्टर केवल अमाइन है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डाइजोनियम सॉल्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती हैं कई बार, और इसके अलावा कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जिनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती है। अब हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। अब ऑब्वियस बात है कि डाइजोनियम सॉल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ एल्काइल डाइजोनियम की बात नहीं होगी, क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम स्टेबल ही नहीं करता है। तो हम बात करेंगे एराइल डाइजोनियम यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। राणा जी बोल रहे हैं कि हाउ मच चैप्टर लेफ्ट। अमाइन का ज्यादा नहीं बचा है, 10-12 मिनट 15 मिनट में अमाइन खत्म हो जाएगा, 12-15 मिनट में अमाइन खत्म हो जाएगा। ऐसे राणा जी हैं, आदित्य राणा जी हैं ये। राणा जी, हाउ वाज योर एग्जाम टुडे? फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ राणा जी? चलो, डाइजोनियम सॉल्ट की हम बात करेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट कैसा है? सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपके सिलेबस में केवल एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। ये हमारे पास एनिलीन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा।
ये हमें पता होना चाहिए। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, नंबर 1, सबसे पहला है, नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्शन कराओगे तो Cu2Cl2, Cl2 एंड HCl। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे चाहे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हो, लेकिन यहां पे अगर Cu2Cl2 और HCl है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस वाले रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि यहां क्या बनेगा। अगर Cu2Cl2 और HCl है, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर Cu2Br2 और HBr के साथ रिएक्शन होगी तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर CuCN CuCN और HCN के साथ रिएक्शन होगी तो साइनोबेंजीन बनेगा, या बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। साइनोबेंजीन बन जाएगा। चलो, साइनोबेंजीन बनेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गेटरमैन रिएक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है गेटरमैन रिएक्शन। बिल्कुल जैसे पहले वाली रिएक्शन थी वैसी ही रिएक्शन है, सिर्फ Cu2Cl2 के प्लेस पे केवल कॉपर यूज होगा। यह है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे कॉपर और HCl से तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर Cu और HBr से कराएंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ये है। नेक्स्ट,
तीसरा है अगर रिएक्शन HbF4 के साथ कराएंगे और इसकी रिएक्शन अगर मैं HbF4 के साथ कराऊं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट 4 और लास्ट अगर बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो क्या बनेगा? हाँ अनुभव कम्बुज कैसे हो तो फिनॉल बनेगा। इस प्रकार से हमने अमाइन में डाइजेनियम सॉल्ट की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को समाप्त कर दिया। तो आज मैंने आपको इस वाले जो वीडियो है इसमें मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि अमाइन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अमाइन में फिर हमने डिस्कस किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कराई थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने बात किया था फ्रॉम अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या किया था? फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तीसरा था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स, आरसीएन का RCH2 NH2 बन रहा था। नेक्स्ट किया था हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स और पांचवा और लास्ट था फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमोइमाइड रिएक्शन। फिर मैंने बात किया था लास्ट इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 हमने जो बात किया था वो क्या था? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के बारे में। दूसरी बात की थी बेसिसिटी के बारे में और बेसिसिटी की सही लिंक करके हमने क्या पढ़ा? केबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, आपका बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर, के वैल्यू, पीके वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीओएच वैल्यू। अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन उसका उल्टा होगा पीएच का ऑर्डर, ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन उसका उल्टा होगा पीओएच कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने बात किया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कहा था नॉर्मली अमाइंस का जो गैस स्टेट में होगा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो वो होगा 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का उससे कम, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यही बात अगर मैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइन की करूंगा तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइन में 2 डिग्री का ज्यादा होता है, 1 डिग्री का कम, 3 डिग्री का उससे कम। उसके बाद हमने बात किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। उसके बाद हमने बात किया डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन और डाइजेनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना है आपके सिलेबस में अमाइन के बारे में। फिर मुझे लगता है कि बायोमोलिक्यूल में आपको कल वाली वीडियो में करा दूंगा एक्स्ट्रा। तो अगर कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया, स्पेशली जो नेम रिएक्शंस हैं, वो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद जब हम चारों चैप्टर करा दूंगा मैं ऑर्गेनिक की, तो आपको एक लास्ट वीडियो जो स्पेशल होगी वो केस स्टडी पर बेस्ड होगी। एक वीडियो में केस स्टडी की बनाऊंगा और दूसरी कन्वर्जन पर बेस्ड, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को आती है, वो लास्ट में मैं कराऊंगा। कल की जो क्लास हमारी होगी, कल की वाली जो लाइव क्लास में लूंगा, उसमें 2 चैप्टर्स में कवर करूंगा स्पेशली। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स को मैं पहले उठाऊंगा, और कल ही मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कल 2 चैप्टर हम कवर करेंगे। बायोमोलिक्यूल की एक सेपरेट रिकॉर्डेड वीडियो मैं इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? तो थोड़ी देर में ब्रेक लेने के बाद मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल की रिकॉर्डेड वीडियो आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।